गुड इवनिंग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इनइक्वलिटी पर। अगर कोई कंट्री लगातार डेवलप होता चला जाए, यानी डेवलपमेंट की प्रक्रिया में लगातार आगे की ओर बढ़ता चला जाए, लेकिन इनकम इनइक्वलिटी या वेल्थ इनइक्वलिटी लगातार बढ़ती चली जाए, तो शायद ये एक प्रकार का अनबैलेंस ग्रोथ कहा जाएगा। अर्थव्यवस्था का संपूर्ण विकास ना होकर के एकाकी विकास के अंतर्गत आएगा और ये इनइक्वलिटी इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा घातक हो जाएगी। अर्थात इस आर्थिक विकास की प्रक्रिया में कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएंगे, उनके पास मोस्ट ऑफ द इनकम या वेल्थ का शेयर आ जाएगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो बहुत अधिक नीडी है, उनके पास इनकम का बहुत कम पार्ट रह जाएगा। तो अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की इस प्रक्रिया के अंतर्गत हम लगातार इनइक्वलिटी का शिकार होते जाते हैं या देश में लगातार इनइक्वलिटी बढ़ती चली जाती है, तो ये बहुत अधिक घातक होती है और इससे प्रॉब्लम इकोनॉमी में दूसरी आने लगती है जो अन्य सेक्टर्स को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती है। आज हम इसी मामले पर बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं, क्योंकि हम एक ऐसे भारत का सपना देखे थे जहां पर सभी का कल्याण अधिकतम हो। लेकिन उदारीकरण के बाद जब हम बात करते हैं इनकम इनइक्वालिटी की, इकोनॉमिक ग्रोथ तो हुआ भारत में निश्चित रूप से, लेकिन इनकम इनइक्वालिटी लगातार बढ़ती चली गई और इस इनकम इनइक्वालिटी ने एक नई प्रॉब्लम खड़ी कर दी। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे इनकम इनइक्वालिटी बढ़ी इकोनॉमी में, उसके विषय में डिस्कशन करते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार हाल ही के दिनों में एक रिपोर्ट आई, आय वितरण के मामले में पूरी दुनिया में भारत एक गरीब और बहुत ही असमान देश के रूप में खड़ा है। रिपोर्ट हमें यह बताती है कि भारत में पॉवर्टी बढ़ी है और साथ ही साथ इकोनॉमिक इनइक्वलिटी भी बढ़ी है। यानी जो एक ये पैरामीटर होता है, ठीक है, एक अनडेवलप्ड कंट्री का, उस पैरामीटर की तरफ भी हम लोग कहीं ना कहीं बढ़े, जिसका शीर्ष 1% आबादी के पास वर्ष 2021 में कुल राष्ट्रीय आय का 5वां हिस्सा था। ठीक है, यानी 20% ऑफ द जो नेशनल इनकम है केवल और केवल 1% पॉपुलेशन के पास केंद्रीकृत हो चुकी है और नीचे का आधा हिस्सा सिर्फ 13% है। तो ये कहीं ना कहीं एक देखिए मेजर प्रॉब्लम के रूप में हमारे पास दिख रही है कि इनइक्वलिटी कितनी भयानक रूप से आ चुकी है। विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 की यदि हम बात करते हैं, तो यह शीर्षक वाली रिपोर्ट हमें बताती है कि विश्व असमानता लैब के सह निदेशक लुकास चांसलर द्वारा लिखी गई और फ्रांसीसी अर्थशास्त्री थॉमस पिकेटी सहित कई विशेषज्ञ ने इस रिपोर्ट को तैयार करने में अपना बहुमूल्य सहयोग दिया है। ठीक है, तो इस रिपोर्ट को हम और अधिक इलेबरेट करते हैं, देखते हैं कि यह समस्या कितनी विकराल होती चली जा रही है। विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 पर अगर हम मुख्य पहलू पर बात करते हैं, तो इस रिपोर्ट में साफ तौर पर यह कहा गया है कि भारत अब दुनिया के सबसे असमान देशों में से एक है, जहां पर इनइक्वलिटी बहुत ज्यादा हो गई है। और इस रिपोर्ट में यह भी उल्लिखित है कि भारतीय वयस्क आबादी की औसत राष्ट्रीय आय लगभग 204,200 रुपए है। ठीक है, और नीचे का जो 50% पॉपुलेशन बिलोंग करता है, उनकी इनकम 53,610 रुपये के आसपास आती है। वहीं शीर्ष 10% पॉपुलेशन के पास, ठीक है, आबादी का 20 गुना यानी 1,166,520 रुपये से अधिक कमाता है। तो देखिए इनकम इनइक्वलिटी कितनी अधिक यहां पर रिप्रेजेंट हो रही है, जबकि शीर्ष 10% और उस पर भी शीर्ष 1% राष्ट्रीय आय का क्रमशः 57%
और 22% है, अर्थात 1% पॉपुलेशन जो शीर्ष स्तर पर विद्यमान है, इनकी इनकम जो नेशनल इनकम का है, राष्ट्रीय आय का 22% अपने पास रखते हैं। और अगर मैं 10% पॉपुलेशन की बात करता हूं तो 10% पॉपुलेशन में 57% नेशनल इनकम इन्हीं 10% पॉपुलेशन के पास सेंट्रलाइज हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि 90% जो 90 आपके पास जो परसेंट पॉपुलेशन बची है, उसका रेस्ट ऑफ अमाउंट लगभग 43% पर ही वो गुजारा कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक मेजर प्रॉब्लम हो जाती है इकोनॉमी के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार भारत एक समृद्ध अभिजात वर्ग के साथ एक गरीब और बहुत असमान देश के रूप में वर्तमान में खड़ा हो चुका है। उक्त रिपोर्ट के अनुसार भारत में औसत घरेलू संपत्ति 983010 रुपए है। और इस रिपोर्ट में यह उल्लेख भी किया गया है कि वर्ष 1980 के दशक के मध्य जब हमने क्या किया था, विनिमय और उदारीकरण की नीतियां अपनाने का सोचा, और 1991 में जब इसको हमने इंप्लीमेंट किया तो दुनिया में देखी गई आय और धन की असमानता में सबसे ज्यादा वृद्धि में से एक का नेतृत्व यहीं से हो गया। इस रिपोर्ट ने यह भी आगे कहा कि भारत में लैंगिक असमानताएं भी बढ़ी हैं। यानी हमारे पास जो इनकम इनइक्वालिटी, वेल्थ इनइक्वालिटी की बात नहीं हम अगर करते हैं, अगर हम इसके एक कदम और आगे बढ़े तो एक कदम और आगे बढ़ने पर हमें प्राप्त होता है कि हमारे पास जो जेंडर इनइक्वालिटी है वो भी बढ़ी है, और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा होती चली जा रही है। महिला श्रम आय का हिस्सा केवल और केवल भारत जैसे इतने विशाल देश में 18% है। यानी आज भी पुरुषों का वर्चस्व छाया हुआ है, या और एशिया की औसत दर 21%, अगर मैं चीन को छोड़ देते हैं काफी कम है। ठीक है, यानी अगर हम चाइना की बात नहीं लेते हैं तो एशिया में जो महिलाओं का शेयर है नेशनल इनकम है वो काफी कम हो गया। और इस रिपोर्ट में आगे ये भी कहा गया है कि यह मूल्य दुनिया में सबसे कम में से एक है। यानी ये कहीं ना कहीं एक क्रिटिकल प्रॉब्लम हमारी इकोनॉमी के लिए होती चली जा रही है। जो मध्य पूर्व में औसत हिस्सेदारी 15% से थोड़ा अधिक है। यह निम्न और मध्यम आय वाले देशों के बीच सच है। विश्व के कुछ अत्यधिक असमानता, जैसे बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी अगर हम देख सकते हैं तो ब्राजील में और भारत में ही देखी जा सकती है। ठीक है, दोनों डेवलपिंग कंट्री हैं और इनके पास, भारत के पास एक ह्यूज पॉपुलेशन है। अगर इस प्रकार की इनइक्वालिटी लगातार विद्यमान रही तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम और क्रिटिकल होती चली जाएगी। कुछ हद तक उच्च स्तर जैसे चीन और मध्यम से अपेक्षाकृत निम्न स्तर मलेशिया और उरुग्वे में भी हमको इनइक्वालिटी दिखाई पड़ती है। तो इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि आय और धन की असमानताएं विभिन्न देशों में अलग अलग रूपों में हमको देखने को मिली हैं। ठीक है, और आपका जो 1991 में हमने एलपीजी की पॉलिसी अपनाई थी, जो 1980 के दशक में इंप्लीमेंट करने की बात की गई थी, वो वास्तव में लगातार इनइक्वालिटी को बढ़ाने में और अधिक योगदान दिया है। वृद्धि एक समान नहीं रही है। कुछ देशों ने जैसे अमेरिका, रूस, भारत सहित असमानता में शानदार वृद्धि प्रदर्शित की है। तो आपको यह नहीं है कह सकते कि केवल अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में ही इनइक्वालिटी बढ़ी है, बल्कि डेवलप्ड कंट्री सच एज अमेरिका और रूस में भी इनइक्वालिटी कहीं ना कहीं लगातार बढ़ती चली गई है। जबकि अन्य यूरोपीय देश और चीन ने अपेक्षाकृत कम वृद्धि की है। तो अगर हम बात करते हैं तो यूरोप में और आपके पास चाइना में इनइक्वालिटी में वृद्धि तो हुई है, लेकिन इन कंट्रीज की अपेक्षा कम मात्रा में प्रदर्शन किया। इस रिपोर्ट में यह भी देखा जा रहा है कि वर्ष 2021 में 3 दशकों के व्यापार और वित्तीय वैश्वीकरण के बाद वैश्विक असमानताएं अत्यधिक स्पष्ट रूप से हमको दिखाई पड़ रही हैं।
तो ये हमने एक इनइक्वलिटी पर रिपोर्ट आपके साथ डिस्कस किया, और ये एक क्रिटिकल या मेजर प्रॉब्लम है। और आप जान सकते हो कि इनइक्वलिटी मेजरमेंट करने के लिए लॉरेंज कर्व का प्रयोग किया जाता है, और गिनी कोफिशिएंट के माध्यम से भी हम इनइक्वलिटी को मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, तो अगर हम लॉरेंज कर्व या गिनी गुणांक की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं इनइक्वलिटी बढ़ी है, जो एक मेजर इशू हमारे सच एज डेवलपिंग कंट्री आपके इंडिया के लिए एक प्रॉब्लम जनरेट करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे अन्य सेक्टर बहुत ज्यादा तेजी से प्रभावित होने वाले हैं। थैंक यू।